वेव्स क्या होती हैं या ट्रेवलिंग वेव्स किनको कहा जाता है, आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलिंग वेव। कि जब कोई भी वेव ट्रेवल करती है तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे डील करते हैं, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, ये हो जाएगा एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलिंग वेव। कि जब कोई भी ट्रेवलिंग वेव ट्रेवल करती है तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे डील करते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा, आप एनालिटिकल ट्रीटमेंट को आप कहोगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बेटा। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप कहोगे इसको कि ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है बेटा। अब इसके अंदर बेटा दो बातें आप ध्यान में रखिएगा कि एक होता है ऑब्जर्वर जो कोई ऑब्जर्वेशन देता है, एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी बुनियाद पे वो ऑब्जर्वेशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी चीज के बारे में यहाँ पे कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मैं ऑब्जर्वर हुआ। अब मैं ये अपना जो ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ ये किस बुनियाद पे दे रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ अर्थ की बुनियाद पे। तो ये जो अर्थ होती है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। तो अर्थ को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे क्योंकि अर्थ की बुनियाद पे मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जमीन के ऊपर गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ और गाड़ी के अंदर जाते हुए किसी और चीज को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो गाड़ी होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज कहलाती है जिस चीज के अंदर हम बैठ के किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलिंग वेव के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलिंग वेव को हम किस तरह से डील करते हैं। देखिए बेटा, सपोज करें ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्योंकि हम वेव्स सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वन डायमेंशनल वेव्स तो हम इसके अंदर ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वेव वाई एक्सिस। देखिए बेटा, सपोज करें यहाँ पे ये मैं दो ऑब्जर्वर लेता हूं। यहाँ पे पहले मैं एक पल्स बनाता हूं बेटा। सपोज करें ये एक वेव पल्स है, ठीक है, और ये इस पल्स का एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल की पोजीशन मैं शो करता हूं कि इस पार्टिकल की पोजीशन वाई पे, वाई कोऑर्डिनेट है बेटा, इसकी पोजीशन जो है ये वाई पे वाई कोऑर्डिनेट से और एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट से जाहिर करता हूं। ठीक है, ये एक पल्स है जिसके अंदर एक पार्टिकल है बेटा। ये पार्टिकल इस तरह से जब वाइब्रेट करता है तो इस पार्टिकल की पोजीशन वाई पे वाई कोऑर्डिनेट से और एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट से। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जर्वर है। ये हमारे पास है एक ऑब्जर्वर, ये एक बंदा है, ये यहाँ पे ये कह ले कि ये एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर एट रेस्ट है। आप इसके बारे में तो बेटा थोड़ा ध्यान से, ये ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, मीन्स ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है और किसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस पल्स को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और एक दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा आप कह लें
कि ये दूसरा बंदा जो है ये गाड़ी के अंदर है बेटा, ये गाड़ी है, और ये जो दूसरा बंदा है ये गाड़ी के अंदर, यहाँ पे बेटा ये ऑब्जर्वर 2 है, और ऑब्जर्वर 2 कहाँ पे खड़ा है बेटा, ये गाड़ी के अंदर, और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है बेटा। ये आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर बेटा, ये हमारे पास ऑब्जर्वर 2 है, और ऑब्जर्वर 2 जो है ये जो है वो इन ये ऑब्जर्वर 2 मूविंग है बेटा, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर 2 जो है बेटा ये मूविंग है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर 1 जो होता है बेटा, इसको आप कह लें कि ये ऑब्जर्वर 1 है, और ऑब्जर्वर 1 जो होता है वो रेस्ट में होता है। यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं जो इस पल्स को देख रहे हैं बेटा, ठीक है। अब ये पल्स मूव करता है बेटा, ये आपको पता है बेटा ये वेव का हिस्सा है, तो ये पल्स इस तरह से मूव करता है, और थोड़ी देर के बाद आप अज्यूम कर लें ये पल्स यहाँ पे आके पहुंचा, ठीक है। अब इस पल्स की स्पीड, ये स्पीड ऑफ पल्स है बेटा, स्पीड ऑफ पल्स को हम कहते हैं v1। अब ये जैसे ही पल्स मूव कर रहा है तो ये गाड़ी भी मूव कर रही है, और ये होगी स्पीड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड है, ठीक है। अब देखिए आप अज्यूम करें, अज्यूम हम करते हैं that v1 is equal to v2, मीन्स जितनी स्पीड इस पल्स की है उतनी स्पीड किसकी है, इस गाड़ी की है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी देर के बाद आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी बेटा ये पल्स यहाँ पे पहुंच गया, तो ये ऑब्जर्वर भी यहाँ पे पहुंच गया। आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर भी यहाँ पे पहुंच गया बेटा, ये गाड़ी है बेटा, ये गाड़ी भी इसी के पल्स के साथ मूव कर रही है, तो ये आप कह सकते हैं बेटा कि गाड़ी भी यहाँ पे पहुंच गई बेटा, ठीक है। गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई बेटा इस तरह से, ये ऑब्जर्वर मूविंग है, ये ऑब्जर्वर बेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप कहोगे कि ये ऑब्जर्वर 2 है बेटा, जितना डिस्टेंस ये पल्स तय करेगा बेटा, ठीक है। सपोज करें ये डिस्टेंस किसने तय किया बेटा, ये डिस्टेंस तय किया पल्स ने बेटा, ये डिस्टेंस तय किया बेटा पल्स ने, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है बेटा पल्स ने डिस्टेंस तय किया है, तो पल्स का डिस्टेंस और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिस्टेंस सेम होगा बेटा, क्योंकि जितनी पल्स की स्पीड है उतनी स्पीड कितनी है बेटा, गाड़ी की है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे पहले ये बात समझे कि यहाँ पे एक पल्स मूव कर रहा है बेटा, इस पल्स को मूव उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा दो ऑब्जर्वर्स, एक ऑब्जर्वर जो रेस्ट के अंदर है वो पल्स को देख रहा है, और एक ऑब्जर्वर है जो पल्स के साथ मूव कर रहा है, जो स्पीड पल्स की है वही स्पीड ऑब्जर्वर 2 की है, ठीक है। अब अगर इनकी मेजरमेंट्स हम करें बेटा, अगर इनकी हम मेजरमेंट करते हैं बेटा, तो ये इस तरह से मेजरमेंट आती है इनकी बेटा, ये आप कहेंगे कि इनकी मेजरमेंट इस तरह से आती है बेटा, आप इसको इस तरह कर लो। देखें अब अगर ऑब्जर्वेशन हम पूछते हैं बेटा, ये इसका वाई वही रहता है बेटा, लेकिन अगर आप यहां से देखोगे बेटा तो इस हिसाब से इसका एक्स कितना बन गया बेटा, ये बन गया इसका
ये आप कह ले बेटा कि इसके हिसाब से ये बन गया एक्स डैश, के पहले इसके हिसाब से ये एक्स था, इसकी पोजीशन एक्स पे थी और वाई थी। आफ्टर सम टाइम अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज होके क्या हो गई, एक्स डैश हो गई। और इसके हिसाब से पोजीशन वही है। अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो इसके हिसाब से पोजीशन वही है, एक्स है बेटा। ठीक है, कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है पल्स के साथ, तो आपको पता है जब दो चीजों की सेम डायरेक्शन में स्पीड सेम होती है तो वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसके लिए एक्स चेंज नहीं हुआ। किसके लिए चेंज एक्स हुआ है, रेस्ट वाले के लिए। ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से इस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन पे एक्स था और थोड़े टाइम के बाद इसका क्या बन गया, एक्स डैश बन गया। लेकिन जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और जिसकी स्पीड वही है जो स्पीड ऑफ पल्स की है, तो आपको पता है जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाती है तो वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में मानी जाती है। तो इसकी स्पीड और पल्स की स्पीड सेम थी, इसलिए इसके अंदर एक्स के अंदर इसके लिए कोई चेंज नहीं है। तो चेंज किसके लिए आएगी, उस ऑब्जर्वर के लिए आएगी जिस ऑब्जर्वर के हिसाब से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, कि मेरे साथ अगर यहाँ पे दो और बंदे खड़े होते, ठीक है, अब क्या होता कि सपोज करें मैं यहाँ पे रुकता हूं और दो बंदे यहाँ पे एक ही स्पीड से मूव करते हैं, तो मुझे लगेगा कि दोनों वो बंदे मूव कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को क्या लगेगा कि वो एक दूसरे के हिसाब से मूव नहीं करे, क्योंकि वो जब सेम स्पीड से जाएंगे तो उन दोनों की पोजीशन साथ होगी और वो साथ ही जा रहे होंगे। जैसे दो गाड़ियां सेम स्पीड से जा रही होती है तो वो एक दूसरे के हिसाब से रेस में मानी जाती है। तो यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे एक पल्स है, इस पल्स को ऑब्जर्व दो बंदे करते हैं, एक बंदा रेस्ट में है और एक बंदा उसी स्पीड से मूव कर रहा है जिस स्पीड से पल्स मूव कर रहा है। तो जो बंदा रेस्ट में उसके हिसाब से थोड़े डिस्टेंस के बाद ये एक्स डैश बन जाएगा, जबकि जो बंदा रेस्ट में है, जो बंदा मूव कर रहा है उसके हिसाब से इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। आप इसको इस तरह देखें बेटा, सपोज करें बेटा ये एक बाल है, आप सपोज करें बेटा ये एक बाल है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करते हैं दो बंदे, एक ए बंदा करता है और दूसरा बी बंदा करता है। ठीक है, अगर ये बाल मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आफ्टर 1 सेकंड ये बाल यहाँ पे पहुंच जाएगा और इस बाल का डिस्टेंस जो होगा ये हम कहेंगे डिस्टेंस होगा 10 मीटर। लेकिन अगर ये बी इसके साथ मूव कर रहा है और बी की स्पीड भी कौन सी है, बी की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो थोड़ी देर के बाद बी भी इसी के साथ होगा, बी तो इसके साथ आ रहा है, ये बाल और बी साथ मूव कर रहे हैं, तो बी के हिसाब से तो इसने कोई डिस्टेंस तय नहीं किया, लेकिन ए के हिसाब से इसने कितना डिस्टेंस तय किया, 10 मीटर। तो ये जो हम कहेंगे ना इसने डिस्टेंस 10 मीटर तय किया, किसके हिसाब से किया, ए के हिसाब से, क्योंकि ये मूव किसके हिसाब से कर रहा है, ए के हिसाब से कर रहा है। तो इसी तरह से अगर हम ये ऑब्जर्वर 1 लेते हैं और ये हम लेते हैं ऑब्जर्वर 2, तो ऑब्जर्वर 1 रेस्ट में है और ये पल्स मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस किसके हिसाब से तय कर रहा है, 1 के हिसाब से डिस्टेंस तय कर रहा है, जबकि इसके हिसाब से डिस्टेंस तय नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसके हिसाब से क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो पहले यहाँ पे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलिंग वेव के अंदर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लें कि यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इनका ऑब्जर्वेशन बेटा। ठीक है, अब हम लेते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन ऑफ 1। बेटा 1 के हिसाब से, ठीक है, 1 के हिसाब से इसका हो जाएगा y
इज अ फंक्शन ऑफ एक्स डैश बेटा, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद इसको क्या लगेगा कि ये पल्स ने कितना डिस्टेंस तय कर लिया बेटा, पल्स ने डिस्टेंस तय कर लिया एक्स डैश। तो 1 के हिसाब से ये जो y होगा ये किसका फंक्शन होगा, एक्स डैश का होगा। जबकि इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, इसके हिसाब से ये होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 बेटा, इसका वही होगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x बेटा, क्योंकि इसको x और y में कोई तब्दीली नजर नहीं आई, इसलिए कि ये इसी पल्स के साथ उसी स्पीड से जा रहा है। तब्दीली उसको नजर आएगी जो इस पल्स के हिसाब से रेस्ट में होगा, या इस पल्स के हिसाब से उसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी। लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड वही है जो पल्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में रेस्ट में होंगे। तो जब ये एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में होंगे तो इसको कोई भी तब्दीली नजर नहीं आएगी। अब देखें, ये पल्स जो डिस्टेंस तय करता है बेटा, ये पल्स ने डिस्टेंस तय किया है बेटा, ये डिस्टेंस तय किया बेटा पल्स ने, और पल्स हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। और ये बेटा है हमारे पास एक्स, ये हमारे पास एक्स है बेटा, ये वाला एक्स है, ये आप कह लें कि ये बेटा एक्स है। और ये कौन सा है बेटा, v इंटू टी। तो फिगर से आप देख सकते हैं बेटा, जो एक्स डैश होता है, एक्स डैश किसके बराबर हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी प्लस किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के। तो बेटा आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वी टी, या आप ये कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस वी टी। और ये बेटा पल्स किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, पल्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, इफ पल्स इज ट्रेवलिंग, if pulse is traveling towards right, तो ये हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑब्जर्वेशन ऑफ 1 कैन बी रिटन एज, 1 के ऑब्जर्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स डैश, एक्स डैश कितना है बेटा, एक्स प्लस वी इंटू टी, ये हो जाएगी इक्वेशन ए बेटा। ठीक है, तो अगर कोई भी पल्स बेटा मूव कर रहे टुवर्ड्स राइट, तो आप ए के हिसाब से ऑब्जर्वेशन जो y द फंक्शन ऑफ एक्स डैश, इसको आप लिख सकते हैं y द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वी टी। और फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x बेटा। तो ये हो जाएगा y इज अ फंक्शन ऑफ x डैश माइनस वी टी। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशंस इस्तेमाल होती है बेटा। x प्लस वी टी किसके हिसाब से लिखा जाएगा, रेस्ट वाले हिसाब से, और मूव करने वाले के हिसाब से क्या लिखा जाएगा x डैश माइनस वी टी बेटा। तो ये दो ऑब्जर्वर्स का ऑब्जर्वेशन है कि आप इनको दोनों तरह से लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस वी टी। ये किस ऑब्जर्वर के हिसाब से आप लिखोगे, ये लिखोगे ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से। और दूसरा किस हिसाब से लिखोगे बेटा, मूविंग ऑब्जर्वर के हिसाब से ये लिखोगे कि x जो होता है वो x डैश माइनस वी टी होता है। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे। लेकिन ये कब लिखोगे कि जब पल्स किस तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट। अब अगर पल्स टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा
तो इसका जो है वो इक्वेशंस चेंज हो जाएगी बेटा। तो आप कहोगे बेटा इफ पल्स ट्रेवल्स टूवर्ड्स लेफ्ट बेटा, अगर लेफ्ट करेगा मूव तो ये होगा y इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बेटा, या y इज अ फंक्शन ऑफ x डैश प्लस वी टी, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं, और लेफ्ट के हिसाब से लिखते हैं और किसके हिसाब से लिखते हैं बेटा, राइट के हिसाब से लिखते हैं। तो ये बेटा होती है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलिंग वेव, क्योंकि वेव बेटा जो होती है ट्रेवलिंग वेव की एनालिटिकल ट्रीटमेंट है। तो ट्रेवलिंग वेव हमेशा ट्रेवल करती है, तो जो वेव ट्रेवल करती है उसको हम डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के हिसाब से देखते हैं। तो मैंने दो ऑब्जर्वर्स के हिसाब से देखा है यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जर्वर रेस्ट में लिखा है और दूसरा ऑब्जर्वर जो होता है वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा। अब आ जाते हैं बेटा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, उसके अंदर हम करते हैं बेटा कि ट्रांसवर्स वेव के बारे में कहा गया बेटा। ठीक है बेटा, ट्रांसवर्स वेव का मकसद होता है बेटा वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, particles of medium vibrate in perpendicular direction with velocity of wave। ठीक है, ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव से परपेंडिकुलर मूव करें, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं बेटा। ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ये जब किसी भी मीडियम से गुजरती है बेटा, तो ये जब इस तरह से मीडियम में से गुजरती है बेटा, तो इस तरह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, ये इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये वेव इस तरह से ट्रेवल करती है। और ये वेव कहाँ पे पैदा होती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव is produced in a medium which is elastic and have inertial property बेटा। बेटा ऐसा मीडियम जो इलास्टिक है, जैसे सॉलिड इलास्टिक है, इनर्शियल प्रॉपर्टी का मकसद क्या होता है, इनर्शियल प्रॉपर्टी का मकसद है मीडियम की सलाहियत के वो अपने पार्टिकल्स को रेंडम मोशन करने न दे। जैसे गैसेस और लिक्विड्स, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक होती हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडम मोशन कर लेते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी मॉलिक्यूल को रेंडम मोशन करने ना दे, वो इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड in solids and on surface of liquid due to surface tension बेटा। ये सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के सरफेस के ऊपर पैदा होती है, और ये वेव्स, these waves
are not produced in gases and inside liquids. ये जो वेव्स होती हैं ये गैसेस के अंदर पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि गैसेस ना इलास्टिक है, ना उनके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, और न ही लिक्विड के अंदर पैदा हो, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर सरफेस टेंशन नहीं होता, सरफेस टेंशन ऊपर होता है। तो ऊपर जो सरफेस टेंशन होता है वो इसको पैदा कर सकता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि वेव्स in a string are purely transverse beta. Waves on surface of liquid are not purely transverse. बेटा जो सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो वेव बनती है ना इस तरह से, ये जो अगर सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो ये वेव बनती है ना बेटा, इसको हम ये कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है नहीं, क्योंकि लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल होता है ना बेटा वो वाइब्रेटरी मोशन करता है, ये वाइब्रेटरी मोशन करता है। जब मैंने पत्ते की मिसाल दी थी ना, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, घर के अंदर किसी बर्तन के अंदर पानी रख के उसके ऊपर किसी भी पेज का एक टुकड़ा डालें और फिर उसके अंदर फिंगर डिप करें, आप देखोगे जब वेव उससे गुजरेगी तो वो अप एंड डाउन भी हो रहा होगा, आगे पीछे भी हो रहा होगा, इस तरह से। इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो सरफेस ऑफ वाटर पे बेटा, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर होगा बेटा, ये जो सरफेस ऑफ वाटर होता है बेटा, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं ना, जब उनके अंदर वेव पैदा होती है तो वाटर इस तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर होते हैं पार्टिकल्स, और सर्कुलर मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाइब्रेटरी मोशन, एक वर्टिकल वाइब्रेटरी मोशन और एक हॉरिजेंटल वाइब्रेटरी मोशन। इसका मकसद है कि इस पार्टिकल के अंदर दो वाइब्रेटरी मोशन है, एक हॉरिजेंटल की तरफ होती है और दूसरी कौन सी होती है, वर्टिकल की तरफ, मींस क्योंकि सर्कुलर मोशन है। इसका मकसद है कि इसका पार्टिकल अलोंग हॉरिजेंटल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव भी वाइब्रेट कर रहा है और इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर हम बात करें सरफेस ऑफ वाटर की, तो उसके ऊपर हमें अपेरेंटली लगता है कि उसके ऊपर ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन बुनियादी तौर पे उसके अंदर कौन सी वेव होती है, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों की होती है। इसलिए सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जो वेव होती है उसको आप लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं और ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे रिपल टैंक, बहुत सारे बच्चों के पेपर हैं, तो इंशाल्लाह कल इसको आगे डिस्कस करते हैं।